दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती है और शादी होने के अभी मात्र 6 ही महीने बीतते हैं कि तभी दोस्तों वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल में घूमने के लिए जाता है। अब दोस्तों उस वक्त शाम का वक्त होता है, खाना वगैरह बनता है और फिर खाना वगैरह बनने के बाद जब वो लड़का अपने बिस्तर पर जा करके लेट जाता है और जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी माँ के बिस्तर पर जा करके लेट जाती है। और फिर रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। उस समय उस लड़के के पास में एक महिला आकर के लेट जाती है। अब वो जो लड़का होता है वो उस महिला के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा सब कुछ होता है दोस्तों, तो फिर उसके बाद में जब वो लड़का उस महिला को देखता है तो देख करके चौंक जाता है। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो महिला थी कौन और वो आखिर ऐसा क्यों करती है। ये सब कुछ जानने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी की शुरुआत करें बस उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना सहयोग हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई होता है दोस्तों, तो प्लीज इतना हमारे लिए जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ करके रह जाएंगे। बिना स्किप के इस कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। वहीं पर एक थाना लगता है और दोस्तों उसी के नजदीक में एक गाँव पड़ता है और उसी गाँव की ये घटना जो है वो सच्ची घटना है। और एक परिवार होता है उस गांव में जिसमें एक मुखिया होता है, जिन मुखिया का नाम ताराचंद होता है। अब दोस्तों जो ताराचंद होते हैं उनके 2 बेटे होते हैं, जिनमें से जो बड़ा वाला बेटा होता है दोस्तों जिसका नाम प्रमोद होता है, वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा करता था। वो बेटा जो है वो मात्र 10वीं तक ही पढ़ाई लिखाई करता है और फिर उसके बाद में वो दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। अब वो दिल्ली में रह करके फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर देता है। इधर जो उसके पिता होते हैं, अब उसके पिता ये सोचते हैं कि जो उनका बेटा है जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है और वो पैसे भी कमाने लगा है, तो फिर इसीलिए ये सोचते हैं कि चलो बेटे की उम्र हो गई है तो उसकी शादी कर देते हैं। अब जो ताराचंद्र होते हैं वो अपने बेटे के लिए एक रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक से उनके घर पर एक रिश्ता आ जाता है। दरअसल पास का ही एक थाना होता है दोस्तों, जहाँ से उनके लिए एक लड़की का रिश्ता आया था जो कि प्रमोद के लिए आया हुआ था। अब जो ताराचंद होते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं, जो उनकी पत्नी होती है, वो सारे ही लोग जाकर के उस लड़की को देखते हैं। अब जो वो लड़की थी दोस्तों वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब वो लोग जो है वो उस लड़की को पसंद करते हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग शादी करने के लिए तैयार है। उस लड़की का नाम जो होता है वो शिवानी होता है। अब जो उस लड़की की माँ होती है दोस्तों, उस लड़की की माँ जो है वो प्रेमवती जिसका नाम होता है। और दोस्तों जो प्रेमवती होती है उनकी 3 बेटियां होती है, जिनमें से जो उसकी बेटी शिवानी होती है वो सबसे छोटी वाली बेटी होती है। अब जो उसके पति नारायण होते हैं वो अपने घर जाकर के ये बताते हैं कि जो उनकी बेटी है उनका जो रिश्ता है वो फिक्स हो चुका है। अब जो प्रेमवती है वो अपने पति नारायण से कहती है कि दरअसल ऐसे तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी जब तक कि मैं अपने होने वाले दामाद को नहीं देख लेती हूँ। अब दोस्तों जो ये नारायण जो उसके पति होते हैं वो इस बात की खबर वो अपनी बेटी के होने वाले ससुराल में देते हैं। अब वो लोग फोटो वगैरह सब लड़के की भेजते हैं, लेकिन प्रमोद की जब फोटो प्रेमवती देखती है तो फिर भी वो कहती है कि फोटो देख करके हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर लड़का जो है वो कैसा निकलेगा, क्योंकि फोटो को तो एडिट भी किया जा सकता है, फोटो को तो साफ भी किया जा सकता है। मैं जब तक उसे सामने से नहीं देखूंगी तब तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। मैं अपने दामाद को सामने से देखना चाहूंगी। अब ये बात जो है वो प्रमोद के घर वालों को बताई जाती है। अब प्रमोद के घर वाले जो है वो अपने बेटे को ये बात सूचना देते हैं, कहते हैं कि बेटा आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन जो तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले हैं वो लोग तुम्हें सामने से एक बार देखना चाहते हैं और इसीलिए छुट्टी लेकर के अपने घर लौट आओ। तभी प्रमोद कहता है कि ठीक है मैं जल्दी ही आऊंगा। अब प्रमोद छुट्टी ले भी लेता है और फिर वो छुट्टी लेकर के दिल्ली से अपने गाँव लौट करके आता है। अब इस बात की जानकारी दोस्तों जो है वो ताराचंद्र को दी जाती है। अब ताराचंद्र इस बात की सूचना जो है वो अपनी पत्नी को देते हैं। तभी जो रूपवती होती है वो कहती है कि ठीक है फिर मैं अपने शहर में जाकर के दामाद से मिली हूँ। अब एक दुकान में डिसाइड कर लेती है और उसी दुकान में जो ये प्रमोद होता है उसको बुलाया जाएगा। और इधर से ऐसा ही होता है। अब जो ये नारायण की पत्नी होती है दोस्तों, जो शिवानी की माँ होती है, वो भी पहुंचती है और इधर से प्रमोद भी एक जगह पर जाते हैं, एक दुकान पर जाकर के बैठते हैं।
अब दोस्तों जो रूपवती होती है वो प्रमोद से बातचीत करती है, उससे उसका हाल चाल जानती है और फिर उससे ये भी पूछती है कि आप दिल्ली में करते क्या हो और कितना कमा लेते हो। सारा कुछ जब वो उसे पूछती है तो प्रमोद भी उसे सारा कुछ अच्छा से बता रहा था। अब जो रूपवती होती है दोस्तों वो अपने होने वाले दामाद यानी कि प्रमोद के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। दामाद को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सिर्फ उसकी सास ही उसे क्यों मिलना चाहती थी। उसके ससुर उसके साथ नहीं आए, उनकी होने वाली जो पत्नी शिवानी थी वो भी नहीं आई थी। सिर्फ और सिर्फ रूपमती ही आज अपने दामाद का टेस्ट लेना चाहती थी, उसके साथ सब कुछ डिटेल में जानना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ऐसे अपनी बेटी को यानी कि होने वाले दामाद को भी बुलाया था। अब दोस्तों रूपमती अपने होने वाले दामाद के साथ हंसी मजाक करती है तो प्रमोद जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है और उसकी बात का जवाब नहीं देता है। तभी वो ये कहती है कि दरअसल मैं ये देखना चाहती थी कि आप हंसी मजाक करने वाले हो या नहीं हो, आप किस तरह के लड़के हो। प्रमोद भी मन ही मन इस बात को सोच करके मुस्कुरा जाता है और खुश हो जाता है। अब जो उसकी होने वाली सास होती है वो अपने घर लौट कर आती है। अब इधर जो प्रमोद होता है वो भी अपने घर लौट करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों प्रमोद भी ये सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि जो उसकी होने वाली सास है वो तो बहुत ही अच्छी है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत हंसी मजाक भी करने वाली है। अब दोनों की शादी की डेट फिक्स की जाती है। अब सन 2018 में दोनों ही लड़के और लड़की की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद से जो शिवानी होती है वो अपने ससुराल यानी कि प्रमोद के घर पर आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही शादी के कुछ दिन बीते हैं तो कुछ दिनों के बाद में जो ये प्रमोद होता है वो भी फिर अपने काम पर यानी कि दिल्ली लौट जाता है और वहां पर अपनी जॉब को दोबारा से वो करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही करके 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने के बाद जो प्रमोद होता है वो फिर से एक बार अपने घर लौट कर आता है। अपनी पत्नी उसकी जो शिवानी होती है वो उससे कहता है कि शिवानी क्या तुम्हें अपने मायके में घूमने का मन नहीं कर रहा है। शिवानी भी ये बात सुनकर के खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है फिर हम लोग साथ में ही घूमने चलेंगे, क्योंकि जो मेरी माँ है उन्होंने ये बात कहा था कि जब भी दामाद जी वापस आए तो मैं उनको साथ में ही लेकर के आऊं। अब प्रमोद तभी कहता है कि ठीक है और अगले ही दिन प्रमोद जो है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और सुबह सुबह वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल पहुंच जाता है। अब जब वो ससुराल पहुंचता है तो उसकी सास वगैरह से साफ जाकर मिलता है। सारे ही लोग बहुत खुश होते हैं। शाम का वक्त होता है तो रूपमती खाना वगैरह बहुत ही अच्छे बनाई हुई थी और दामाद का खूब मान सम्मान करती है और खाना पीना खिलाकर उसके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है। अब प्रमोद जो होता है वो अपने बिस्तर पर जाकर के दूसरी जगह पर लेट जाता है। उधर जो रूपमती की बेटी यानी कि जो शिवानी होती है वो जाके अपनी माँ के साथ उनके बिस्तर पर ले जाती है। अब जैसे ही सारे लोग सो जाते हैं तो इधर प्रमोद जो था वो इधर लेटा हुआ अपना मोबाइल चला रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर वो अपनी पत्नी के पास में फोन करता है और पत्नी उसकी फोन रिसीव करती है और पूछती है कि क्या बात हो गई, आप इतनी रात को कॉल किस लिए किए हैं। तभी वो कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई लेटने के लिए। तभी उसकी पत्नी शिवानी कहती है कि देखो यहाँ पर माँ है, सभी परिवार वाले हैं और मैं अपने घर में हूँ, आप ये किस तरीके की बातें कह रहे हो। तो प्रमोद कहता है कि मैं भी, तुम भी तो जानती हो कि मैं कितने दिनों के बाद दिल्ली से आया हूँ और कितने दिनों के बाद हमारी मुलाकात होने वाली है और अगर इस तरीके से मैं अपना छुट्टियां बर्बाद कर दूंगा तो फिर हम लोग कब मिलेंगे, कब समय बिताएंगे। अब जो उसकी पत्नी शिवानी होती है वो कहती है कि ठीक है, तू परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सा समय दो और फिर थोड़ी देर में मैं देखती हूँ, जैसा होगा मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ। अब होता क्या है दोस्तों कि जो प्रमोद है वो फिर से लेट करके अपना मोबाइल फोन चलाने लगता है। इधर जो शिवानी होती है वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो गहरी नींद में सो गई है। तभी वो चुपचाप अपनी माँ के बिस्तर से उठ करके चुपचाप से अपने पति प्रमोद के पास जाकर के लेट जाती है। अब दोनों जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फिर दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, अब जो उसकी पत्नी होती है शिवानी होती है दोस्तों प्रमोद की, उसी समय क्या होता है कि उनकी जो आवाज होती है वो उसके कमरे से बाहर जा रही थी, जो कि उसके सास के ही बगल में था। अब जैसे ही उस कमरे से बाहर आवाज आती है फिर उसी वक्त जो उसकी माँ होती है रूपवती, उनकी आंख खुल जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि जो उसकी बेटी है वो उसके बिस्तर पर नहीं है, उसके बगल में नहीं लेटी हुई है। तभी वो उठती है और उठ करके देखती है कि उसकी बेटी इतनी रात को कहाँ चली गई। फिर उसे शायद ये लगा कि उसकी जो बेटी है वो दामाद के पास ही गई होगी। अब वो चुपचाप से उठ करके दीवार जो होता है दोस्तों, वो दीवार के एक होल होता है उस दीवार में, उसी होल से वो अपनी बेटी और दामाद के कमरे की तरफ झांकना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो उनके कमरे में झांकती है तो देखती है कि जो उसकी बेटी और दामाद होते हैं वो दोनों ही आपत्तिजनक हालत में, दोनों एक दूसरे के साथ में सारा काम कर रहे थे। अब ऐसा नजारा देख करके दोस्तों वो जो रूपमती होती है उससे रहा नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही उधर ये लोग सारा कुछ करते हैं और उसके बाद दोनों अलग अलग होकर के सो जाते हैं तो फिर जो उसकी पत्नी शिवानी होती है, शिवानी कहती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास में ही लेट जाऊंगी, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी।
तो प्रमोद कहता है कि ठीक है तुम जाओ। अब शिवानी जो है वो अपने कपड़े वगैरह ठीक करके वापस से अपने माँ के रूम में जैसे ही वो पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि जो उसकी माँ है वो माँ लेटी हुई है और सोई हुई है। अब चुपचाप से जा करके वो भी अपनी माँ के बगल में लेट जाती है। इधर तकरीबन 1 घंटे का समय बीत जाता है और 1 घंटे के बाद जो प्रमोद होता है उसे फिर भी नींद नहीं आती है। अब जैसे ही 1.5 घंटे का समय बीतता है तो फिर क्या होता है कि जो ये प्रमोद होता है, प्रमोद एक बार फिर से अपनी पत्नी शिवानी के पास में फोन लगा देता है और उसे कहता है कि शिवानी क्या तुम दोबारा मेरे पास में नहीं आओगी। अब जो शिवानी होती है दोस्तों वो चुपचाप से उसे कहती है कि तुम ऐसा बेवकूफी क्यों करे हो, चुपचाप से सो जाइए, आप मुझे ऐसे बार बार रात को परेशान मत कीजिए। आपको पता है कि अगर माँ जाग जाएंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, आप कंट्रोल करिए और जब हम अपने घर पर चलेंगे तब आप वहां पर जो मर्जी हो आप मेरे साथ करना, जितना मर्जी हो उतना करना। अब ये सारी बात जो है वो शिवानी की माँ रूपमती वहीं पर लेटी लेटी सुन रही थी। शिवानी जो है वो अपना फोन बंद कर देती है और फिर वो बंद करके उसे सो जाती है। इधर जैसे ही शिवानी सोती है तो फिर जो रूपमती होती है दोस्तों वो क्या करती है, क्योंकि उसे तो नींद नहीं आ रही थी और तभी वो शिवानी का फोन उठा लेती है और फिर फोन उठा करके वो प्रमोद को फोन मैसेज करती है व्हाट्सएप से। उससे कहती है कि अगर आपको नींद ना आ रही हो तो ठीक है फिर मैं दोबारा आती हूँ। अब जो प्रमोद होता है वो कहता है कि ठीक है फिर जल्दी आओ, मैं तो तुमसे पहले भी कह रहा था कि तुम आओ, मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही है। उधर प्रमोद चुपचाप लेटा हुआ था जिस कमरे में अंधेरा होता है। इधर शिवानी की जो माँ रूपमती होती है मोबाइल के मैसेज वगैरह सारा डिलीट करती है और ऐसा मैसेज डिलीट करने के बाद वो जा करके अपने दामाद के बिस्तर पर लेट जाती है। अब वो प्रमोद के बिस्तर में उसके बगल पर लेट करके उसके साथ कुछ हरकतें करना शुरू कर देती है और उन्हें प्रमोद भी अपनी पत्नी समझ करके दोनों ही एक दूसरे के साथ सारा चीज करना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में आप समझ सकते हैं कि दोस्तों क्या करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रमोद को उस महिला का स्पर्श होता है तो फिर उसे कुछ न कुछ शक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी पत्नी शिवानी नहीं, क्योंकि बार बार बुलाने के बावजूद भी बोलने के बावजूद भी रूपमती उसे कुछ बोल नहीं रही थी। अब इधर जो प्रमोद होता है वो अपना मोबाइल फोन उठाता है और मोबाइल फोन की टॉर्च जलाता है। अब जैसे ही वो टॉर्च जलाता है उसके मुंह पर तो उसकी नजरों के सामने उसकी सास रूपमती होती है। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है कि अरे यार ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, ये मुझसे कैसी गलती हो गई, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो रूपमती कहती है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ही जानबूझ करके आपके पास आई हूँ, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी कुछ अरमान है और आप मुझे भी वो खुशी दो जो कि आप मेरे बेटी को देते हैं। अब जैसे ही इतनी बात प्रमोद सुनता है तो फिर ये कहता है कि आप ये किस तरह की बातें कह रही हैं, आप मेरी माँ समान सास है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तभी वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे जो ससुर जी है बेटा वो कभी भी मुझे वो खुशी नहीं दे पाते हैं, मेरे साथ वो वक्त ही नहीं बिताते हैं और बस इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप मेरी बेटी को खुश रखते हो उसी तरीके से आप मुझे भी खुश कर दो। अब दोस्तों जो ये प्रमोद होता है उस वक्त उस रात प्रमोद और उसकी सास के बीच में सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर जो प्रमोद होता है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा इस सिचुएशन के बाद असहज होने लगता है। अब जब जब वो अपनी सास को देखता है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगे थे और फिर वो अपनी पत्नी के पास शिवानी के पास जाता है और फिर उसे कहता है कि शिवानी अब हम लोगों को अपने घर जल्दी से वापस लौटना होगा। तभी शिवानी कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई। तभी वो बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो ना हम अपने घर पर चलते हैं। अब दोस्तों जब वो अपनी पत्नी को लेता है और पत्नी को लेकर के वापस से अपने घर लौट कर आ जाता है, कई दिनों तक वो अपने ही घर में रहता है और फिर इसके बाद वो वापस से दिल्ली चला जाता है। अब इधर जैसे ही वो दिल्ली जाता है तभी जो उसकी सास रूपमती होती है दोस्तों वो अब एक दिन क्या करती है कि सीधे प्रमोद के पास फोन करती है और उससे उसका हाल चाल जानने लगती है। प्रमोद जो था वो सारी हाल चाल उन्हें देता है, उससे बातचीत भी करता है। तभी जो रूपमती होती है वो कहती है कि क्या बात है दामाद जी, आप लगता है कि मुझसे नाराज है या फिर क्या मैंने आपकी खातिरदारी में कोई गलती कर दी है जो आप मुझसे इस तरह रूठ कर चले गए। तो प्रमोद कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस तरह से दोस्तों जो रूपमती होती है वो अपने दामाद यानी कि प्रमोद से लगातार ही बातचीत करना शुरू कर देती है, उससे हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। दोनों ही एक दूसरे से घंटों तक बातचीत करने लगते हैं क्योंकि जो उसकी पत्नी शिवानी थी वो घर पर थी, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी माँ रोज उसके दामाद से बात करती है। अब जो प्रमोद होता है वो अपने घर जब आता है तो वो अपने घर नहीं आता है बल्कि डायरेक्ट ही सास के पास जाता है और वहीं पर कई कई दिनों तक रुकने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ इस तरह से संबंध कायम करते थे। अब ये जो सिलसिला था दोस्तों इसी तरह से लगातार ही चलने लगा था। लेकिन इधर जो उसका रूपमती का पति होता है उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है। वो यही सोचता है कि उसके और भी 2 दामाद है और वो लोग तो कभी अपने ससुराल नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका छोटा वाला दामाद है वो अक्सर ही जब वो दिल्ली से आता है तो वो अपने घर पर समय नहीं बिताता है, अपनी पत्नी के पास नहीं रहता है।
जबकि वो सीधे ही ससुराल में ही आकर के रुकता है, और वो भी अपनी पत्नी यानी कि शिवानी को अपने घर पर छोड़ करके आता है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन का रात का वक्त होता है, तो फिर वो ये सोचता है कि आज मैं ये जरूर पता लगाऊंगा कि वो जो दामाद होते हैं वो रात के वक्त करते क्या है। अब दोस्तों जो नारायण होता है वो अपने बिस्तर पर जाकर ले जाता है, उसे नींद उस वक्त आ नहीं रही थी। इधर जो प्रमोद होता है जैसे ही जब रात का वक्त होता है तो फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और सीधे सास के बिस्तर पर जाकर ले जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्ते कायम करते हैं। तभी दोस्तों जो ये नारायण होता है वो उठ जाता है, और फिर उठ करके वो उन दोनों के सामने सीधे पहुंच जाता है, खड़ा हो जाता है, और तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने ही दामाद के साथ में इस तरह का गलत काम करती हो। अगर तुम्हारी बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तुम्हारी बेटी का ये सुहाग है और ये तुम्हारे बेटे के समान है। अब जो रूपवती होती है वो अपने ही पति के ऊपर चिल्लाने लगती है, डांटती है, और उसे कहती है कि चुप रहो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, और जब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर तुम मेरे को ऐसे भाषण सुनाना बंद कर दो। अब उस दिन दोस्तों जो रूपमती और जो उसका दामाद प्रमोद होता है वो दोनों ही अपने ससुर को डराते हैं, धमकाते हैं। रूपमती अपने पति को धमकाती है और रूपमती उसके साथ मारपीट भी करती है, और उससे ये भी कहती है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार दूंगी, और इसीलिए चुपचाप घर पर पड़े रहो और जो हो रहा है उसे चुपचाप देखो। अब दोस्तों जो नारायण होता है वो डर जाता है, कहता है कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है करो, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं है। अब ये कहानी जो थी दोस्तों वो ऐसे ही लगातार फिर से चलने लगी थी। अब धीरे धीरे करके इस बात की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं रूपमती की बेटी शिवानी को हो जाती है। शिवानी जो है वो एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है और फिर उससे कहती है कि माँ आखिरकार तुम्हें मेरा ही सुहाग मिला था उजाड़ने के लिए, तुम्हें मेरा ही पति मिला था ये सब कुछ करने के लिए। अगर तुमको मेरे पति के ही साथ में प्यार करना था, उसी के साथ वक्त बिताना था, तो फिर तुमने मेरी शादी उससे करवाई, बल्कि तुम ही उससे शादी कर लेती। अब इतनी बात जैसे ही शिवानी अपनी माँ से कहती है तो फिर उसकी माँ जो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो गुस्से में तमतमाते हुए अपनी बेटी से कहने लगती है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुमसे ये देखा जाता है तो देखो, वरना जाकर के तुम अपनी जान दे दो। अब दोस्तों जो शिवानी होती है वो फोन रख देती है और फिर चुपचाप से जाकर के अपने कमरे में बैठ करके रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों ना तो अब उसकी माँ उसकी सुनने वाली थी, और जो उसका पति था वो भी नहीं सुन रहा था, और उसका पिता तो कुछ कर ही नहीं पाता है। अब धीरे धीरे से ही समय बीतता है। अब शिवानी जो है वो अपने पति से आए दिन इस बात को लेकर के झगड़ा करने थी। अब प्रमोद और शिवानी के बीच में विवाद बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही लड़ाई करने लगते हैं, और इसी बीच जो ये प्रमोद होता है उसे इतना ज्यादा एक दिन गुस्सा आ जाता है कि फिर वो गुस्से में आकर के अपनी पत्नी यानी कि शिवानी की गर्दन पर दबा देता है और उसकी हत्या तक कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही वो इस दुनिया से जाती है तो फिर जो उसके घर वाले, जो उसके सास ससुर होते हैं, वो सारे ही लोग डर जाते हैं और सारे ही लोग प्रमोद के घर वाले छोड़कर घर भाग जाते हैं। इधर प्रमोद भी अपने घर छोड़कर डर से भाग जाता है। अब आसपास के जो लोग होते हैं दोस्तों वो पुलिस को इन्फॉर्म देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है, और फिर वहां पहुंच करके शिवानी का जो शव होता है उसका पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया जाता है, और साथ ही साथ जो शिवानी के पिता होते हैं उनको सूचना दी जाती है, उसकी माँ रूपमती को सूचना दी जाती है, उसकी बहनों तक को सूचना दी जाती है। सारे लोग शिवानी के ससुराल पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों जो शिवानी के पिता होते हैं जब उनसे पुलिस वाले बातचीत करते हैं तो उसके पिता यही बताते हैं कि दरअसल जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने हमारी बेटी की हत्या कर दी है। अब पुलिस जो है वो इस मामले को दहेज के हिसाब से दर्ज करती है, लेकिन दोस्तों जो उसके घर वाले थे अब उसकी तलाश करना शुरू कर देती है, और जब उसके सास ससुर और प्रमोद को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जब उसके शिवानी के सास ससुर से पूछताछ पुलिस करती है तो फिर शिवानी के जो सास ससुर है वो यही बताते हैं कि दरअसल साहब हमने कभी भी दहेज के लिए शिवानी को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जो इधर दोस्तों नारायण की पत्नी रूपमती होती है यानी कि जो शिवानी की माँ होती है दोस्तों, शिवानी का माँ का ही अफेयर जो है वो हमारे बेटे प्रमोद के साथ यानी कि खुद के दामाद के साथ चल रहा था, और हम लोगों ने प्रमोद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो ये रूपमती होती है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार प्रमोद को उकसाती थी, और इसीलिए प्रमोद और शिवानी दोनों का ही आपस में रोज झगड़ा होता था। अब जो शिवानी की माँ है वो खुद ही अपनी बेटी को बोल रखी थी कि तुमसे देखा जा रहा तो देखो, वरना जाकर के जान दे दो, और उसी ने प्रमोद से ये भी कहा था कि तुम मेरी बेटी को मार के उसे रास्ते से हटा दो और फिर दोनों हम साथ में रहेंगे, और इसीलिए मेरे बेटे ने लड़ाई झगड़े में शिवानी के साथ ऐसा कर दिया है। अब दोस्तों जब पुलिस इस बात को सुनती है, इस मामले को जानती है, तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस जो होती है वो डायरेक्ट शिवानी के पति यानी कि प्रमोद को और जो उसकी माँ होती है दोस्तों रूपमती, दोनों को गिरफ्तार करती है,
और दोनों से पूछताछ करती है। और जब वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर कहीं वो अपनी सच्चाई बताते हैं। प्रमोद भी इस चीज को स्वीकार करता है कि ठीक सही बात है कि उसका सास के साथ अवैध रिश्ता है, और सास भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसके ही दामाद के साथ गलत रिश्ते रहे हैं। कुल मिलाकर के एक माँ ने अपनी ही बेटी की जान ले ली थी। उसी ने प्रमोद को उकसाया था। कई बार उसकी बेटी ने उसे समझाने की कोशिश की, कई बार उसे रोकने की कोशिश की कि माँ मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, लेकिन रूपमती के तो सर पर कुछ अलग ही चीज सवार था। और उसका पति जो कि पहले अपनी सास के साथ ये सब कुछ करके पछता रहा था, लेकिन एक बार करने के बाद तो वो पछताया, लेकिन दूसरी बार जब उसकी सास ने खुद से उसे ऑफर किया और खुद से उसके साथ समय बिताया, तब उसके पति को भी इस चीज की आदत लग गई। सोचिए दोस्तों वो पति कैसा था जो अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी सास के साथ रिश्ते में था, और सिर्फ अपनी सास के लिए उसने ही अपनी पत्नी की जान ले ली। अब वो दोनों ही जीवन भर जेल में रहेंगे। उनके कर्मों की सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। और एक माँ के तौर पर जो रूपमती ने किया था उसमें तो कतई भी उसे माफ करने लायक गलती नहीं की थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप ऐसी माँ के बारे में